पे डिपेंड, 4 फैक्टर्स हैं जो इसको गवर्न करते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का डायरेक्ट रिलेशन है। यूनिट्स डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट्स किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। मैं आज कॉपीज चेक करने वाला हूं, अगर आपने पिछला नहीं किया होगा, किया है सबने? लिखना शुरू करो। आज मैक्सिमम ने लिखा है इसलिए मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन मोड पे जो भी है सारा डेली का लिखो। आपको टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि आप डेली का डेली लिखते जाओ। वो लिखना नहीं लिखना डेंजरस है, फिर सारा मेरी मेहनत जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर मेरे को सारा लिखवाना पड़ेगा, मैं जाने नहीं दूंगा बिना लिखवा। फिर जैसे आज लिखवाना शुरू किया था ऐसे लिखवाऊंगा सारा। इज दैट क्लियर ऑल? फाइन। तो वो टाइम बचाता हूँ, इसलिए मैं 40 मिनट्स में कंप्लीट कर पाता हूँ लेक्चर, अदरवाइज 1 आवर में कंप्लीट होगा। इज दैट क्लियर? वो 1 आवर आपने आराम से स्पेंड करके लिखो उसको। इज दैट क्लियर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, आई होप लिख रहे हो सारे, जिन्होंने नहीं लिखा उसको कंप्लीट करो। नाउ लिसन, सारे ध्यान दो। ओके फाइन। अब आपको ये समझ आ गया कि भैया जो हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या है, रेट लॉ क्या है और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे डाटा ऑब्टेन होगा, उस डाटा से रेट लॉ निकलेगा। वो कैसे निकलेगा मैं बताऊंगा सारा। इसके बाद हमने करना ही है, इसके बाद ऑलमोस्ट 30-40% चैप्टर इसी से डील किया जाता है, रेट लॉ को, ठीक है। तो रेट लॉ को समझना बड़ा जरूरी है। ये समझ आ गया बेटा सबको? अब आता है नेक्स्ट पार्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो मैंने अभी टर्म यूज की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ से रिलेटेड है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू a की पावर x और b की पावर y, यही होता है। अभी किया ना हमने, ठीक है फाइन। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर्स, ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर्स टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म की पावर है, लॉ ऑफ मास एक्शन वाला एक्सप्रेशन नहीं, कौन सा एक्सप्रेशन? रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में समझ आ रही है बेटा? रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो सम ऑफ पावर्स हैं टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज आल्सो एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। आपको रिएक्शन दिया है, ना आप रेट लॉ प्रेडिक्ट कर सकते हो, ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। ये समझ आ गया बेटा सबको? कोई डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर है? ठीक है फाइन। सो इन दिस केस व्हाट यू कैन से कि रेट कांस्टेंट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो सम ऑफ पावर्स है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसी में हम बात करते हैं कि अगर हम बोलते हैं इफ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि जो सम ऑफ पावर्स है वो 1 है। सम ऑफ पावर्स क्या है? 1। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर बोल रहे हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट? 1। तो हम बोल सकते हैं इस केस में r इज इक्वल टू k इंटू a की पावर 1। b 0 हो सकता है, मैं बताऊंगा। 0 ऑर्डर भी होता है, वो भी बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो b की पावर 0 लिखी नहीं, r इज इक्वल टू k इंटू a की पावर 1। ऑर्डर 1 है। अब हम बोलते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगी, और यूनिट ऑफ k इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको यूनिट ऑफ k पता है तो ऑर्डर पता चलता है। आपको लिखा नहीं जाता ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, नहीं लिखेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू राइट इट। वो रेट कांस्टेंट की यूनिट से आपको पता चलेगा, अच्छा ये 0 ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर। एग्जैक्टली। तो यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यूनिट ही समझा रहा हूँ डिटेल में कि यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। यूनिट में बहुत मुश्किल काम नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी बेटा? मोल पर लीटर पर सेकेंड, पता है आपको। और रेट कांस्टेंट की कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो k की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स। इज दिस क्लियर? समझ आ गया बेटा सबको? ठीक है फाइन। नाउ कम्स नेक्स्ट कि अगर हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन,
अगर हम सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं तो उस केस में रेट इज इक्वल टू व्हाट, k इंटू ए की पावर क्या हो जाएगी 2, तो ऑब्वियसली b की पावर क्या है 0, a की पावर 2 तो b की पावर क्या हो जाएगी 0। इज दैट क्लियर ऑल? तो इस केस में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ k क्या आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, k मोल पर लीटर का स्क्वायर, ये कट गया मोल पर लीटर, तो k की यूनिट क्या हो जाएगी लीटर पर मोल सेकंड इनवर्स। इज दैट क्लियर एट ऑल? और थर्ड ऑर्डर आपने लिखना है सारा का सारा क्या होता है, कैसे समझ आएगी आपको, तो अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर एट ऑल? लिख लोगे, यूनिट भी लिख लोगे, सब कुछ लिख लोगे। इज दैट क्लियर एट ऑल? अब हम बात करते हैं अगला ऑर्डर जिसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ व्हाट इज दिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो इस केस में बोलते हैं, इस केस में जो कंसंट्रेशन की पावर है वो जीरो हो, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन बीतता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, चेंज ही नहीं होती, इट बिकम्स सेम। जितने भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं दे आर ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैक्सिमम केस। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट कैसे काम करता है? कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट जाके चिपक जाता है, इसको बोलते हैं एड्सॉर्ब करना। कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर जाके रिएक्टेंट क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। समझ आ गई बेटा? जब वो एड्सॉर्ब कर जाते हैं उसका डिकम्पोज होते हैं। जैसे आप दीवार पे पानी फेंको तो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, दीवार पे पानी फेंकोगे तो पानी क्या हो जाएगा बेटा जी, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर पानी पे दीवार पे कीचड़ फेंकोगे तो वो चिपक जाएगा। तो चिपकना एब्जॉर्ब होना है। कीचड़ फेंकोगे चिपक जाता है ना, कीचड़ थोड़ा सा जो भी होता है, जो भी सॉलिड मटेरियल, वो क्या है, एडसॉर्प्शन। वो क्या है, एडी एडसॉर्प्शन। और पानी एब्जॉर्ब करना मतलब वो चिपकता नहीं है, एब्जॉर्ब हो जाता है। समझ आ गई? दोनों का डिफरेंस समझ गए? तो कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट आया, जैसे हम बोलते हैं अमोनिया जो है, अमोनिया ने डिकम्पोज किया, हीटिंग की और उसको डिकम्पोज किया ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम। तो प्लैटिनम में अमोनिया डिकम्पोज होके इट विल फॉर्म N2+3H2। तो हो क्या रहा है, ये कैटलिस्ट का सरफेस है और इसके ऊपर अमोनिया आई, एड्सॉर्ब हुई और उसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की फॉर्म में चली गई। तो जैसे ये अमोनिया एड्सॉर्ब हुई, बाहर से दूसरी अमोनिया तैयार है, वो इसकी जगह लेने को तैयार है। तो जितने अमोनिया के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होकर डिकम्पोज हो रहे उतने उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। समझ आ गई? ये क्लास है, यहाँ पे 5-5 जितने आप स्टूडेंट बैठे हैं उतने स्टूडेंट आ जाएं तो आप बोलोगे यार क्लास में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है, पर हुआ क्या है, आप गए, दूसरे आ गए, दूसरे गए, तीसरे ऐसे करके, तो नंबर क्या है, कांस्टेंट। सेम इज द केस ओवर हियर। जितना अमोनिया एब्जॉर्ब होकर डिकम्पोज हो रहा है उतना अमोनिया एब्जॉर्ब हो रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। सो दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि हम बोलते हैं इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू NH3 की पावर क्या होगी, इस केस में 0। NH3 की पावर क्या होगी, 0। तो इस केस में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आएगी, इस केस में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगी, इस केस में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आ जाएगी मोल्स पर लीटर सेकंड इनवर्स। दैट इज द यूनिट ऑफ K। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट तो 0 रेज़ टू पावर 0 इज 1, मोल पर लीटर नहीं आएगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है वही रेट कांस्टेंट की यूनिट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो रेट ऑफ रिएक्शन की सेम यूनिट है। तो अगर कहीं पे लिखा है मोल्स पर लीटर पर सेकंड, फिर देख लो पीछे रेट कांस्टेंट लिखा है या रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, नहीं तो कहानी खराब हो जाएगी सारी की सारी। क्योंकि यूनिट देखोगे आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, लेकिन वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि रेट कांस्टेंट लिखा होगा उसमें, रेट कांस्टेंट इज दिस मच मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, आप फार्मूला सोचोगे कोई और, फार्मूला कोई और है ही नहीं, वो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। समझ आ गई? सो वी हैव टू बी केयरफुल। ये छोटी मोटी चीजें होती हैं जिस पे हमें ध्यान देता है, बाकी कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। समझ आ गया बेटा सबको? ठीक है, फाइन। सो दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन और यूनिट सेम एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ तक आई सपोज समझ आ गया आपको। अब इसी तरह एक और रिएक्शन होता है जिसमें होता है फ्रैक्शन में ऑर्डर, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ऑर्डर जो है फ्रैक्शंस में होगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इन फ्रैक्शन। ये भी हो सकता है। ये सब एक्सपेरिमेंट से पता, आप देखोगे, आप एक्सपेरिमेंटल डाटा से जीरो ऑर्डर निकालोगे, आप खुद कल ही करेंगे, हम कल इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो आप देखोगे, आप बोलोगे सर ये फ्रैक्शन में आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, खुद लिखोगे, अपने आप लिखोगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो इस केस में हमारे पास फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, जैसे हाइड्रोजन को ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं H2 + Br2, इट गिव राइज टू 2HBr। इस केस में रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगा R × K H2 की पावर 1 और Br2 की पावर हाफ। तो इस केस में ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करोगे, दैट इज इक्वल टू 3/2। फ्रैक्शन में आ रहा है ना, फ्रैक्शन में, ये एक्सपेरिमेंटल है, आ सकता है, इट इज पॉसिबल। इज दैट क्लियर टू ऑल? इसी तरह का एक और रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, दिस इज अनदर रिएक्शन। ये भी बड़ा एक अलग टाइप का रिएक्शन है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, हमें जो लग रहा है वैसा नहीं। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, फाइन। जैसे रॉबिन्स क्लास को मेरी तरफ ध्यान है, बट मेरे को पता है कुछ और ही सोची जा रहा है। स्यूडो पक्का? ओके फाइन, तो स्यूडो नहीं हो फिर आप। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, समझ आ गई। स्यूडो मतलब नजर कुछ और आ रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, देख मेरे को रहे हो लेकिन सोच कुछ और रहे हो, दैट इज स्यूडो स्टडी। क्लियर है सभी को? स्यूडो मतलब फॉल्स, जो नजर आ रहा है वैसा है ही नहीं। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो वही सेम चीज समझनी है। क्लियर है सभी को? इसमें स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में जैसे एस्टर है, CH3COOC2H, दिस इज एन एस्टर। एस्टर मॉलिक्यूल को वाटर से रिएक्ट करते हैं H2O। देखो लिखने का वे है समझाने के लिए रिएक्शन को, बाकी H2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें C2H5 और OH मिलके दे विल फॉर्म C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड CH3COOH इज फॉर्म। ये जो वाटर यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन एक्सेस। ये जो वाटर यूज कर रहे हैं, इट इज इन एक्सेस, बहुत ज्यादा। क्यों? इस रिएक्शन में वाटर जो है दैट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। वाटर एक सॉल्वेंट की तरह भी काम कर रहा है और वाटर इसमें एक रिएजेंट भी काम कर रहा है, एक रिएक्टेंट की तरह भी काम कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, बोथ एज ए सॉल्वेंट एज वेल एज अ रिएक्टेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो सॉल्वेंट तो हमें ज्यादा यूज करना पड़ता है, रिएक्टेंट थोड़ा कम यूज कर लो चल जाएगा, पर सॉल्वेंट हमें ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो अगर हमने 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट यूज किया रिएक्शन में, छोटे सी वेसल है उसमें 100 मिलीलीटर, उसमें सिर्फ 1 ड्रॉप पानी का यूज हुआ। 100 मिलीलीटर में 1 ड्रॉप पानी का रिएक्शन में यूज हो गया, तो वाटर की कंसंट्रेशन में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, वाटर की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट नजर आएगी। आप बोलो कि यार समुद्र में गए, ठीक है, ओशन में गए और 1 बाल्टी पानी की निकाल ली, उसमें से सी लेवल कम हो जाएगा, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सी को, ओशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 1 बाल्टी से। सेम इज द केस ओवर हियर। वाटर में से 1 ड्रॉप पानी का अगर आप यूज कर भी लोगे तो उसको कोई कंसंट्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, उसका अमाउंट कांस्टेंट ही रहेगा। तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम। Because for the rate of reaction, what we have to do, for rate of reaction, we have to calculate the change in concentration. If there is no change in concentration, then there is no rate of reaction at all as per that reactant. It means rate of reaction is independent of concentration of that reactant. इसका मतलब rate of reaction उस reactant पे नहीं depend करेगा क्योंकि उसकी concentration क्या है? Constant. जब तक rate concentration change नहीं होगी, हम rate of reaction calculate नहीं कर सकते। हमें अगर calculate करना है तो हमें कंसंट्रेशन चेंज देखनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो उसके विद रिस्पेक्ट सेम है, तो यानी कि हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO(C2H5). इज दिस फाइन? टू समझ आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, फाइन। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द व्हाट यू कॉल स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जिसमें लगता है सेकंड ऑर्डर, लगता हायर ऑर्डर है, 2 रिएक्टेंट है तो हमें लगता है ये हायर ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन है क्या ये? फर्स्ट ऑर्डर। इज दैट क्लियर टू ऑल? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? श्योर? ओके, फाइन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी ऑलमोस्ट एक दूसरे से रिलेटेड से कंसेप्ट है।
मॉलिक्युलैरिटी होता है कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं पर सेकेंड। एक सेकेंड में, सेकेंड छोड़ो, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली मॉलिक्युलैरिटी। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्युलैरिटी। क्या बोलते हैं उसको? मॉलिक्युलैरिटी। एक साथ साइमल्टेनियस, जैसे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये कोलाइड किए, ये साइमल्टेनियस कोलाइड, एक दूसरे से साइमल्टेनियस। तीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आए, कोलाइड कर रहे हैं, तो ये साइमल्टेनियस कोलिजन। सब एक दूसरे के कांटेक्ट में है, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में होने भी चाहिए। फिक्स ही होता है, कोलाइड करेंगे, अलग अलग जाए, फिर वापस ले चले कोलिड। हाँ, जब कोलाइड करेंगे उसके बाद नए बॉन्ड बन जाएंगे, जब नए बॉन्ड बन जाएंगे तो फिक्स हो गया। तो मैं आगे बताऊंगा, समझ गए? ठीक है। तो जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करते, रिएक्शन नहीं होता। अगर आपको चैप्टर की शुरुआत है, आपको याद होगा मैंने बोला था मैक्रोस्कोपिक लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल। मैंने कहा था मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम कोलिजन देखते हैं, क्योंकि कोलिजन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोलिजन के बाद पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? और वही रिएक्शन है, वही क्या है? केमिकल रिएक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो इस केस में दो रिएक्टेंट आए, ऐसे कोलाइड करे, तीन रिएक्टेंट आए, ऐसे कोलाइड किए। अगर चार रिएक्टेंट हो, 1 2 3 4, तो ये साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये इस रिएक्टेंट की बात करो तो ये इसके और इसके टच में तो है, पर इसके टच में नहीं है। इसकी बात करो, ये दोनों के टच में, इसकी बात करो, ये दोनों के टच में, इसके टच में नहीं है। साइमल्टेनियस तो नहीं हुआ। तो साइमल्टेनियस कोलिजन 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं होती। ये थ्योरेटिकल है, इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल है और 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल। हाँ, फिर कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव कोलिजन केमिकल रिएक्शन कॉज करती है। अगर कोलाइड किए और वापस चले गए, बॉन्ड नहीं बने, तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। वो आगे डिस्कस करने वाले हैं, सारा बहुत डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। वो काफी जब एंड ऑफ द चैप्टर है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल की जो बात। अभी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चले हम, स्पीड को डिटरमाइन करें। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। ऑर्डर, रेट ऑफ, ये सारा इसी से रिलेटेड है। सो ध्यान दो सारे, मैंने बोला 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, 4 मॉलिक्यूल कभी भी साइमल्टेनियस, तो यानी कि मॉलिक्युलैरिटी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती, 1 भी हो सकती है अगर दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। कोलाइड तो किए लेकिन वो नजर नहीं आ रहे। समझ आ गई बात? ठीक है, फाइन। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो हम बोलते हैं मॉलिक्युलैरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं उसको देखते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो डिफरेंस क्या है मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर में? मॉलिक्युलैरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। मॉलिक्युलैरिटी जीरो नहीं होगी। अगर रिएक्टेंट है तो कोलाइड करेंगे, अगर रिएक्टेंट है तो कोलाइड करेंगे। मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर बी जीरो, ऑर्डर जीरो हो सकता है। तीसरी चीज, मॉलिक्युलैरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ऐसे थोड़ा कि आधा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड किया, आया तो पूरा का पूरा ही रिएक्टेंट जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है, किया, बट मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। समझ आ गई मेरी बात? तो यहीं से हमारे पास 2 टाइप के रिएक्शंस आते हैं, एक यूनिटरी और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यूनिटरी रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो एक स्टेप में होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो जो एक से ज्यादा स्टेप्स में, एक से ज्यादा स्टेप्स में हो सकते हैं। तो जब भी मॉलिक्युलैरिटी जो है 3 से अबव आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, हर एक स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जब बात करें, यूनिटरी सिंगल स्टेप। यूनिटरी रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी सेम होगी, ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी सेम होगी। यूनिटरी सिंगल स्टेप रिएक्शन, उसमें मल्टी स्टेप नहीं है। लेकिन जिस रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप्स होते हैं, जैसे याद होगा आपको SN2 रिएक्शन कराया, SN1 कराया, SN1 2 स्टेप में हो रहा था, SN2 एक ही स्टेप में हो रहा था, बताया ना? बस वही सेम चीज है, वही वहां पे भी काइनेटिक्स है, यहाँ पे भी काइनेटिक्स है।
समझ आ गई? जब वो 2 स्टेप में या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है तो डिफरेंट स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। तो मैंने उस टाइम भी बताया था, उसमें स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। जो स्टेप स्लो चल रहा है वो रेट रिएक्शन को डिटरमाइन करता है, क्योंकि जब तक वो स्टेप कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए स्लो स्टेप को देखना पड़ेगा। अगर स्लो स्टेप थोड़ा फास्ट हो जाए तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, स्लो स्टेप थोड़ा और स्लो हो जाएगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इसलिए जो स्लो स्टेप है दैट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और यही स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है वही रेट लॉ को गवर्न करते हैं। इसी स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं वही डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। समझ आ गई? अगर 2 है तो सेकंड ऑर्डर, 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, चाहे जितने बजे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं आपको, रिएक्शन डजंट मैटर। स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमें ये देखना पड़ता है मैकेनिज्म। इसकी एक तो एग्जांपल हम कल करेंगे। फिलहाल आपको सारी चीज समझ आ गई, मॉलिक्युलरिटी का कंसेप्ट क्लियर है, ऑर्डर का रिएक्शन क्लियर है, दोनों का डिफरेंस क्लियर है सब। इज दैट क्लियर? जो आज लिखा जाएगा उसमें आपको मॉलिक्युलरिटी जो है वो नहीं लिखी हुई नजर आएगी, ठीक है? तो मैंने एडिशनल करवा दिया क्योंकि मेरे पास टाइम अवेलेबल था, मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक करवा दिया, ठीक है? फाइन। बट यस जो हमारे पास इस केस में जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको लिखा हुआ कल नजर आ जाएगा, ठीक है? फाइन, इसको लिख लेना है सर। ओके फाइन। तो अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हो मेरे से।